उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक में, मैं मोहम्मद तो यूसुफ। आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पब्लिक रिएक्शन इंडिया रियल एंटरटेनमेंट। तो भाई साहब ये शोएब चौधरी की वीडियो है, एक भाई जुड़े हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। बड़ी रिकमेंडेड वीडियो है भाई, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कौन करता है 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं। ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? वो पाकिस्तान के लैटिन अमेरिका में है, वो यही पाकिस्तान था। आप ये देखें ना कि एक दानिश्वर में और एक मजजूब में फ़र्क होता है। ऐसे ही है। ये जो मजजूब थे, ये जो ज़हनी मरीज थे, वो उनका ये नैरेटिव था कि ये क़यामत तक रहेगा और ये रहेगा। टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। ये एक डायलॉग मशहूर है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत है। वो टैलेंट जो है वो किधर है? वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के कौन से अदारे में खिदमत दे रहा है? क्या वो टैलेंट अभी ज़ेरे ज़मीन है, किसी तहखाने में छुपा हुआ है? वो कब बाहर निकलेगा? जब ये बुरी हालत और क्या हो सकती है, अभी निकले और फायदा दे। कोई टैलेंट नहीं है। आपने टैलेंट पैदा कौन सा किया है? बट टैलेंट कहाँ से आएगा? आपने अपॉर्चुनिटी, आप देखें, आपकी नफ्सियात आपके एनवायरनमेंट में बनती है। यही वजह है कि हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे। हमारे एक वो बच्चे ने बताया मुझे, तो वो क्लासरूम में उससे किसी ने उन्हें बताया कि टीचर ने पढ़ाते हुए कि हज़रत ईसा जो थे वो ज़िंदा उठा लिए गए थे। अच्छा। तो बच्चे ने कहा कि क्या हज़रत ईसा पाकिस्तान में पैदा हुए थे? क्योंकि उठाए तो यहीं पे जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा सर, अगर आपको इसके अलावा और कोई काम आता नहीं है। आपकी तो साइंस भी मजहबी है। ये जाएं उर्दू बाजार से ले आए किताब। अच्छा। हाँ, और मैं 20 किताबें आपको ले देता हूँ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं ख्वाजा जमशेद इमाम साहब, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हिस्ट्री पे बहुत ग्रिप रखते हैं। लास्ट टाइम इनसे एक प्रोग्राम किया जो कि देखने वालों को बहुत पसंद आया। आज फिर ये मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सी बातें करने को हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया। ठीक है, पहला सवाल मेरे से आपसे ये है कि अगर बात करें नेशंस की और उसमें एक मज़हब के रोल क्या होता है किसी नेशन में, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुजारिश है कि मज़हब एक एलिमेंट है कौमों की तारीख़ में, और ये आज से नहीं है, ये हज़ारों सालों से इंसान के साथ है। ये गार के इंसान के साथ चला और आज तक इंसान के साथ है। ठीक है। मगर इसका जो बुनियादी मकसद है मज़हब का, वो किसी समाज की मॉरलिटी को सेट करना है, किसी समाज में रहने वाले लोगों को खैर और शर के बारे में बताना है, उन्हें अच्छाई और बुराई के बारे में बताना है, उन्हें समाज में रहने का एक तरीक़ाकार बताना जो इब्तदा में था, और वही आज तक राइज है और उसी की बुनियाद पे ये चल रहा है। और कौमों की ज़िंदगी में मज़हब ने राज भी किया है, रिलीजियस स्टेट भी बनी है। मगर जो इंसान जो है ये आगे चलता गया, तो यूरोप में आपने देखा कि मज़हब और रियासत जो है वो अलहदा हुई, और आज आपके सामने है। यूरोप, अमेरिका आपके सामने है, लैटिन अमेरिका की स्टेट्स आपके, स्कैंडिनेवियन कंट्री आपके सामने है। तो जिन रियासतों में जो मज़हब था, जो चर्च था, जब वो स्टेट से अलहदा हुआ तो इंसानों ने ये देखा कि वहाँ तरक्की ज़्यादा बुर्राक रफ्तारी से या बर्क रफ्तारी से हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मज़हब होता है ये लोगों का पर्सनल मैटर होता है, ये इनफरादी मामला होता है। क्योंकि इस्लाम में भी हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि रोज़े क़यामत जो हमारे गुनाह सवाब जो कि मज़हब की साथ जुड़े हुए हैं, उनका फैसला इनफरादी होना है, इज्तिमाई नहीं होना। ठीक है। हाथ बोलेंगे, कान बोलेंगे, ये सब हमारे खिलाफ, मतलब वो हमारा पर्सनल मैटर है। इसके अलावा
इज्तमाई आप उसे मेरे ख्यालात या मेरे नज़रियात को दूसरे लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक है सर। फिर पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की भी अगर बुनियाद की बात करें, वो मज़हब के ऊपर है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमें बताया जाता है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारी भी बुनियाद मज़हब के ऊपर है, तो क्या हम ऐसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जाएंगे? तो आपको सिर्फ लोगों ने यही बताया है कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है। जी मैंने भी यही पढ़ा जी बिल्कुल ऐसे ही ना, हमने तो मगर जब हम हायर एजुकेशन में गए तो फिर हमें ये पता चला कि नहीं, बात इतनी सादा नहीं है जितनी आपने बता दी। जो 1971 में आपसे अलहदा हुए उनकी बुनियाद भी तो यही थी, वो भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले थे, वो भी ख़त्म रसालत पे, ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते थे। वो हमारे मुसलमान भाई थे, उनकी हमारी तारीख़ एक थी, उनकी हमारी वो जो अरब तहज़ीब है वो एक थी, उनके और हमारे पैगंबर जिन पर हम यकीन रखते हैं वो सब एक थे। नमाजें एक थी, रोज़े एक थे, इबादत एक थी, गुनाह सवाब एक थे। तो सारा कुछ एक होने के बावजूद और फिर पाकिस्तान बनाने में जो मरकज़ी किरदार है वो बंगालियों का है। ठीक है, ऐसे ही है। पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग उन्होंने बनाई, बिल्कुल करारदाद पाकिस्तान उन्होंने पेश की। ठीक है। और हमसे पहले, बहुत पहले, वो हमसे पहले, हम तो 1857 के बाद भी किताब से दूर रहे, पढ़ने से दूर रहे, मगर वो तो 1757 में जंगे प्लासी नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश रूल, तो उनके उस जंग के बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम तो उसके 150 साल बाद तक भी नहीं पढ़ने के लिए तैयार थे। तो वो एक महज़ब लोग थे, महज़ब मुसलमान थे और बड़े पक्के मुसलमान हैं, हमसे बहुत ज़्यादा पक्के मुसलमान। नहीं ये मतलब अगर ये बात हम आम पाकिस्तानियों से करें कि वो हमारे से ज़्यादा आज मान रहे हैं। अच्छा हाँ, ये पहले नहीं मानते थे। ये पहले यहाँ पे बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं, ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? वो पाकिस्तान के लैटिन अमेरिका में है, वो यही पाकिस्तान था। आप ये देखें ना कि एक दानिश्वर में और एक मजजूब में फ़र्क होता है। ऐसे ही है। ये जो मजजूब थे, ये जो ज़हनी मरीज़ थे, वो उनका ये नैरेटिव था कि ये क़यामत तक रहेगा और ये रहेगा। हबीब जालब का शेर है, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा लहू से धो रहे हो। अच्छा। गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। 70 में वो कह रहे हैं, यानी कि 71 में जो जालब का यकीन था वो इनके गुमान पे गालिब आ गया। ठीक है। अच्छा, आज आम पाकिस्तानी से पूछें कि आपके लिए मज़हब पहले है या आपके लिए पाकिस्तान पहले है, नेशन फर्स्ट और रिलीजियस फर्स्ट, तो वो क्या आंसर करते हैं? नहीं, ये अभी कल की बात है। परवेज़ मुशर्रफ जी इसी पाकिस्तान में इसी अवाम के सामने खड़े होकर कह के गया सबसे पहले पाकिस्तान। उस वक़्त तो कोई नहीं बोला, उस वक़्त तो किसी ने नहीं कहा हेड ऑफ़ द स्टेट को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। तो वो जो अल्लाह का नुमाइंदा इन्होंने बनाया था या वो बन गया था या जिसे इसी अदलिया ने सदर तस्लीम करवा दिया था, तो उसने तो कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसने तो नहीं कहा सबसे पहले मजहब है। नहीं, होना क्या चाहिए आपके ख्याल से? मतलब अगर हमने प्रोग्रेस की तरफ जाना है, अगर पब्लिक से पूछा जाए, पब्लिक के माइंड के मुताबिक, अगर मतलब क्या आपके ख्याल में सबसे पहले किसी रियासत के जुग्राफिये में बसने वाले इंसान और उनके दुख होने चाहिए। बाकी सब बातें बात की हैं। ठीक है। अगर एक इंसान दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो क्या आप उसका मज़हब पहले पूछेंगे या उसकी मदद पहले करेंगे? आप उसकी मदद पहले करेंगे, क्योंकि अगर आप रिलीजन को मानने वाले भी हैं तो आपका रिलीजन भी आपको यही कह रहा है कि पहले उसकी मदद करें। ठीक हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिलीजन है ये इल्म जो है, इल्म के बारे में बता दूँ कि इल्म जो है ये जुर्रत के बगैर लानत होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अगर आपके अंदर कर्ज नहीं है, इल्म क्या है? नॉलेज है ना। नॉलेज नो से है, नो का मतलब है जानना। जानने से मुराद कि आप जान चुके हैं, और जो आप जान चुके हैं अगर वो आप बयान नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप एक बुज़दिल आदमी हैं।
ठीक हो गया। इल्म आपके लिए लानत है। सर आपकी ऐसी बातों से फिर मतलब ये है कि एक सवाल उठता है कि अगर इंडिया प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान में जो इस टाइम क्राइसिस हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हमें जिस इमेज से देखा जा रहा है मज़हब के हवाले से या ओवरऑल, क्या उसकी वजह यही है कि वहाँ पे नेशन फर्स्ट है और यहाँ पे मज़हब फर्स्ट है? नहीं, जो मौजूदा हिंदुस्तान है वहाँ पे लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, अपने आइन के साथ खड़े हैं। वहाँ के लोग मोदी के साथ नहीं खड़े आज भी, और जो मोदी के साथ खड़े हैं, डेवलपमेंट हो रही है तो इस वजह से हो रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के साथ खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल खड़े हैं वो। अच्छा, तो मतलब ये जो एक कहा जाता है कि जी लीडर बेहतर हो तो इस वजह से डेवलपमेंट हो जाती है, ऐसी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी अगर लीडर पे हम हर चीज ब्लेम कर देते हैं, इसका मतलब है हम अपने आइन के साथ ही नहीं खड़े, इस वजह से प्रोग्रेस की तरफ नहीं। हम नहीं, हम जिस लीडर के पीछे होते हैं वो आइन के साथ खड़ा नहीं होता। ठीक हो गया। अगर हमारा लीडर आइन के साथ खड़ा, कौन सा हमारा आइन कब कहता है कि फौज के पैरों में बैठ के इक़्तिदार मांगो? अच्छा। हमारा आइन कब कहता है कि बाजवे से इक़्तिदार लो? हमारा आइन कब कहता है फैज़ हमीद से इक़्तिदार लो? कब कहता है ज़ियाउल हक से या मुशर्रफ से इक़्तिदार लो, या भट्टो साहब के हवाले से कि अयूब खान से इक़्तिदार लो? चलो उस वक्त तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, मगर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जिसने फ़ौज से इक़्तिदार लिया है, मांग के लिया है, पैरों के में बैठ के लिया है, वो अवामी फलाह का कोई मनसूबा बना ही नहीं सकते थे, वो कर ही नहीं सकते थे। मुझे तो नहीं गिला, ना नवाज शरीफ से गिला है, ना मुझे चौधरी बरादरान आए थे मुशर्रफ के हामी जिन्होंने 10 बार वर्दी में उसे करवाना था, ना उनसे गिला, ना इमरान खान से गिला है। याद रखें, जो लीडर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा नहीं होता, जो अवामी ताकत पे एतमाद नहीं करता, उसका वही अंजाम होता है जो आज इमरान खान का हुआ। ठीक है। आप अपनी आवाम के साथ खड़े हो, क्यों कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है जर्नल विल ऑफ द पीपल, मंशा है अमूमी, अवाम की राय, अवाम की मर्जी, अवामी आमरीत का नाम जमहूरियत है। ठीक है। अवामी आमरीत का नाम जमहूरियत है। तो अगर आप अवाम के साथ ही नहीं खड़े और आप ये कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, सिंगल पेज पे हैं, फलां मेरे साथ है, वो हमारे दोस्त हैं आबद हुसैन आबद, उनका बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया कि हमको लश्कर की हमायत से डराने वाले, हमको लश्कर की हमायत से डराने वाले, तू किसी रोज़ अकेला भी तो हो सकता है। ऐसे ही है। और ये चीज हमने देखी भी है ना, कहाँ पे बाजवा साहब को जैसे वो देखा गया, और इस नहीं जी, हमने इमरान खान को भी तो देखा गया, अकेले ही बैठा हुआ है। ऐसे ही है, लाखों के मजमे किए हैं उसने। सर आपने ये पूरी हिस्ट्री बता दी, जुल्फ़िकार साहब की बात की, मुशर्रफ साहब की बात की, इमरान खान साहब की बात की, इससे पहले की बात की। मुझे ये बताएं, अगर 1947 से अगर स्टार्ट किया जाए, इवन पाकिस्तान बना जिस दिन, उस दिन की बात की जाए, वहाँ पे 15 अगस्त को कहा जाता है जी हम वो हुए, एक कंट्री बने, यहाँ पे 14 अगस्त को, इसके पीछे क्या हकीकत है? बस हमने दो कौमी नज़रिया लागू करना था और उसे जस्टिफाई करना था, तो उसके लिए हमने बहुत से दूसरे काम भी किए हैं, सिर्फ एक यही नहीं किया। मसलन और दूसरे काम बहुत से काम किए हमने ये जो कत्लो गारतगरी हुई 3 जून के मंसूबे में कहाँ था कि माइग्रेशन होगी? अच्छा। 3 जून के मंसूबे में तो कहीं नहीं था। 3 जून का मंसूबा तो ये था कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, जो अक्सरियती सूबे हैं वो मुसलमान, जहाँ अक्सरियत में वो मुसलमान जहाँ हिंदू हैं वहाँ पे हिंदू रहेंगे। तो सवाल ये है कि ये माइग्रेशन किसने करवाई? किसने करवाई? वो भी जिन्होंने, जो ये उन्हीं ताकतों ने करवाई जो ये चाहते थे कि ये कत्लो गारतगरी हो, ये खून रेजी हो, ताकि ये दोनों कौमें दोबारा जो है इकट्ठे ना हो सके। और उसके बाद बाकायदा तौर पे फिक्शन लिखवाया गया, अफसाना लिखवाया गया, इस पर फिल्में बनाई गई, नफरत फैलाई गई, 48 की जंग करवाई गई। ये सारे मामला उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। तो सर हमें हिस्ट्री सही बताई जाती है, ख़ास तौर पे मतलब 1947 से लेके अब तक की हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, 4 जंगों की बात करें या इसके अलावा और दूसरी चीज़ों की बात करें, क्या हमें हिस्ट्री ठीक बताई जाती है? हमें जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वो क्या ठीक है, करेक्ट है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जंगल की तारीख आज तक शिकारियों ने लिखी है। ठीक है। क्या जंगल की तारीख शिकारियों ने लिखी है? हाँ, जिस दिन शेर लिखेगा ना उस दिन पता चलेगा कि शिकारी कितना बुज़दिल था। आपके पास जो तारीख है ना वो शिकारी की लिखी हुई है, एक तरफा मौक़िफ़ है। मेरे कहने का मतलब ये है, दूसरा नैरेटिव नहीं है, दूसरा बयानिया हमारे पास नहीं है। तो इस रियासत को चलाने के लिए लातादाद तजर्बे हुए,
इसे इस्लामी रियासत भी बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे इतना बड़ा भुट्टो साहब ने सोशलिज्म का बोर्ड भी लगा दिया। ज़ियाउल हक साहब ने मुंह के आगे स्पीकर रख के तो लोगों को कोड़े भी मारे कि मुसलमान हो जाओ। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, वो रैशनलिज्म की एक तहरीक लेके आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने रियासत मदीना भी अपने सामने बनती देखी कि इमरान खान साहब हमें मदीने का रास्ता दिखा के कूफे ले गए। तो यानी कि ये भी तो एक हकीकत है ना। तो सर ये तजर्बे सब नाकाम क्यों हुए हैं? हम किसी भी दौर में डेवलपमेंट की तरफ ऐसा क्यों नहीं जा सके? अगर हमने किसी दौर में डेवलपमेंट की तरफ गए हैं, वो दौर था जब हमें एड आती रही है, जब हमें डॉलर आते रहे हैं। अदरवाइज हम अपने तौर पे कहीं डेवलपमेंट होती नहीं दिखी। आप दुनिया की कोई एक रियासत बता दें कि जिनका सोचने का अंदाज़, जिनका अंदाज़े फ़िक्र अपने अकीदे पे बेस करता हो, ठीक है, और उन्होंने इंसानी तारीख़ में तरक्की की हो। तरक्की वही कौमें करती हैं जिनका अंदाज़े फ़िक्र साइंटिफिक होता है, जो साइंसी बुनियादों पे सोचती हैं, ठीक है, जो रैशनल सोचती हैं, ठीक है, जो अपने रुझान के मुताबिक अपने बच्चों के रुझान के मुताबिक उनको तालीम देते हैं, बच्चे को कुछ बनने पे मजबूर नहीं करते, जिसके नतीजे में कौमें बड़ी कौमें बनती हैं। और फिर वो बड़ी कौमें जो हैं वो, आप ये देख लें, सारी बातें छोड़ें, 76 सालों में, लास्ट 76 ईयर में, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, पाकिस्तान में एक किताब भी आलमी मेयार की नहीं लिखी गई। वरना यार मलाला यूसुफजई को तो ना मिलता ना, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को तो ना मिलता, किसी एक हमारी किताब को मिल जाता, कोई लिटरेचर की किसी किताब को मिला हो। टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। ये एक डायलॉग मशहूर है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में ये चीज़ें वो टैलेंट जो है वो किधर है? वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के कौन से अदारे में खिदमत दे रहा है? क्या वो टैलेंट अभी ज़ेरे ज़मीन है, किसी तहखाने में छुपा हुआ है? वो कब बाहर निकलेगा? जब ये बुरी हालत और क्या हो सकती है, अभी निकले और फ़ायदा दे। कोई टैलेंट नहीं है। आपने टैलेंट पैदा कौन सा किया है? बट टैलेंट कहाँ से आएगा? आपने अपॉर्चुनिटी, आप देखें, आपकी नफ्सियात आपके इन्वायरमेंट में बनती है। आपने बच्चों को वो माहौल ही नहीं दिया जहाँ पे वो आज़ादी से सोच सकें। सवाल करने पे पाबंदी नज़र आती है, सोचने पे तो दूर की बात। सवाल, हम अपने बच्चे को इतनी मोहब्बत से बोलना सिखाते हैं, और जब वो बोलना सीख जाता है तो हम कहते हैं चुप करके बैठो, ठीक है ना। तो सवाल जो है ये इंसान को आगे लेके जाता है। और सवाल, चले आप कहते हैं ना ये मजहबी है, ये मजहबी रियासत भी नहीं है, या मजहबी मुआशरा भी नहीं है उस तरह, क्योंकि अगर ये रसूलुल्लाह का मजहबी मुआशरा होता तो सहाबा कराम तो रसूलुल्लाह से बड़े बड़े सवाल किया करते थे। बल्कि कौन सा ऐसा सवाल है जो उन्होंने नहीं किया? जो इतनी बड़ी हदीस की किताबें साए सित्ता हमारे सामने है, वो सारे रसूलुल्लाह से सवाल जवाब के सिलसिले ही हैं सारे। उनकी अज़वाज मुताहरात जो थी वो सवाल किया करती थी, बद्दू खड़े होकर कर लेते थे। वो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल कर लेते थे, खलीफा वक़्त से सवाल कर लेते थे। सवाल तो इस मुआशरे में तो सवाल भी तो पाबंदी लगी है। ठीक है, शायद यही वजह है कि हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे। हमारे एक वो बच्चे ने बताया मुझे, तो वो क्लासरूम में उससे किसी ने उन्हें बताया कि टीचर ने पढ़ाते हुए कि हज़रत ईसा जो थे वो ज़िंदा उठा लिए गए थे। अच्छा। तो बच्चे ने कहा कि क्या हज़रत ईसा पाकिस्तान में पैदा हुए थे? क्योंकि उठाए तो यहीं पे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, अगर यूए की बात करें, सऊदीया की बात करें, वो इसराइल के साथ ट्रेड भी कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है हमारे यहाँ पे। आपका दोस्त मुल्क जो पूरी दुनिया में हीरो बना हुआ है, जिसको नहीं जी नहीं, जो पूरी दुनिया में जिसकी इमरान खान साहब मिसालें देते हैं, जिनकी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब मिसालें देते हैं, टर्की, उसने 1948 में इसराइल को तस्लीम किया। ठीक है, हमारे यहाँ पे हर चीज़ को मज़हब के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? इवन ट्रेड को भी मज़हब के साथ जोड़ दिया जाता है, एजुकेशन को भी मज़हब के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी हमारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती हैं, पहनने सहनने को भी मज़हब के साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब एक साइड पे आप ये बोल रहे हैं कि भाई मज़हब एक पर्सनल चीज़ है, फिर हर चीज़ को नेशनल लेवल पे मज़हब के साथ जोड़ना। आपको इसके अलावा और कोई काम आता नहीं है। आपकी तो साइंस भी मजहबी है। ये जो है उर्दू बाजार से ले आए किताब। अच्छा। हाँ, और मैं 20 किताबें आपको ले देता हूँ कि आपको वो बताएंगे कि कुरान पाक में से कौन कौन सी साइंसी इजाद जो है वो निकली हुई है, वो बताएंगे। वो इनके पास तो सारा कुछ, सारे मटेरियल हैं। फिर आपको ये इलाज के लिए बुक यहाँ से वो खालिदा गजनवी की मिल जाएगी कि तिब्बे नबवी इलाज की। ठीक है। तो भाई बात ये है
कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, वो हमारे लिए हमें अपनी हर कीमती तरीन चीज़ से ज़्यादा काबिल हमारे लिए अहमियत रखते हैं। मगर अगर कोई हमें झूठ उनके साथ मंसूब करके हमें सुनाना चाहेगा तो हम नहीं सुनेंगे, और ना ही वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा और हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अच्छा, अगर आप बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, अभी बात हो रही थी कि आप पोइट भी हैं और शायरी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे बताएं इंडो पाक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा, या बड़ा इस सेंस में कि बेहतरीन आपकी नज़र में पोइट कौन सा हुआ है? देखें, शायर बड़ा नहीं होता या छोटा नहीं होता, शायराना मौक़िफ़ बड़ा होता है। ठीक है ना। और चूँकि मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ तो डेफिनेटली मेरे नज़दीक तो जो नज़रियाती शायर हैं वो बड़े शायर हैं। इकबाल साहब के हवाले से लोगों के बहुत से मामलात हैं कि भाई उन पे बड़ा काम हुआ है और लारैब के उन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और वो बहुत बड़े शायर भी हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे फैज़ और साहिर जो हैं ये मेरे पसंदीदा शायर हैं, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। और हमारे अहद में हमारे दोस्त हैं, शफीक अहमद ख़ान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। उसके अलावा आबद हुसैन आबद हैं, फ़रत अब्बास शाह हैं, वाजिद अमीर हैं, असलम सईदी हैं, बड़े शायर हैं। साहिर साहब की, आप साहिर लुधियानवी साहब की बात कर रहे थे कि उनके बहुत जो शेर होते थे बहुत सादा होते थे, आम इंसानों को समझ में आने वाले थे। लता जी ने उनकी पोइट्री को गाया इस तरीके से, लता ने गाया, रफ़ी ने गाया, तलत ने गाया। फॉर एग्जाम्पल कोई एक दो भाई उनकी तो जो किताबें हैं, आप ये देखें इतनी जो उनकी आखिरी फिल्में थी, उनका जो टैक्सी ड्राइवर के गाने उन्होंने लिखे, उससे पहले ठंडी हवाएं लहरा के आएँ, उसके बाद जाएं तो जाएं कहाँ, उसके बाद जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, उसके बाद ये उनका था। इसके अलावा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये सारा कभी कभी के गाने उन्होंने लिखे। तो मैं ये समझता हूँ इसके बाद उन्होंने अपने सियासी नज़रियात को अपनी शायरी में ढाल के तो पूरी दुनिया तक पैगाम, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर जोर लगाना, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन रवाजों की दुनिया, ये दुनिया। फिर उनकी नज़म औरत के हवाले से चकले, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ है मुहाफ़िज़ खुदी के, सना ख्वाने तकदीर से मशरिक़ कहाँ है, ये पुरपेच गलियाँ, ये बेख्वाब बाज़ार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की छनकार, ये असमत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, सना ख्वाने तकदीर से मशरिक़ कहाँ है। अब ये सना ख्वाने तकदीर से मशरिक़ कौन लोग थे? वही जो मशरिक़ के तकद्दुस की कसमें खाते थे। तो साहर ने यही सवाल उठाया कि भाई आप तो बड़ी खुदी की बात करते हैं, आप तो बड़े तकद्दुस की, मशरिक़ के तकद्दुस की कसमें खाते हैं, और ये जो चकलों में बैठी हुई हैं ये कौन है? फिर कुरान तो कहता है तुम मुसलमान आपस में भाई भाई हो। अगर हम सब आपस में भाई भाई हैं तो ये हमारे किसी भाई की बेटियाँ बैठी हुई हैं ना, और बैठाया किसने? और किसी दूसरे भाई ने। ये अपनी भतीजियों को चकलों में बैठा के तो इस रियासत को कह रहे हैं ये इस्लामी रियासत है, तो यार इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, कम कम है तो यही कहूँगा। ठीक है सर, अभी आप फ्यूचर, जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि एक प्रॉपर साजिश के थ्रू जो सा वो 1948 की वार हुई और फिर माइग्रेशन की आपने बात की, इन्हीं चीज़ों को देखें, 4 जंगें भी हमारी हो गई, फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है इंडो पाक का, मतलब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस का या ओवरऑल? देखिए, हम दुनिया के अहम तरीन जोग्राफी पे बैठे हैं। एक बात तो आप जहन में रखें, पाकिस्तान को कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और ये मैं किसी अकीदे की बुनियाद पे नहीं कह रहा। ठीक है, लेकिन आपने अभी बोला था कि 1971 में क्यों हो गया? नहीं, मैंने कहा मैं किसी अकीदे की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं अपने तजिए की बुनियाद पे कह रहा हूँ। वो अकीदे की बुनियाद पे लोग बात करते थे, मैं इसे कोई नूर शूर करार नहीं दे रहा। अच्छा। ये रियासत है, एक जोग्राफिया है, इसमें 23-24 करोड़ लोग बसते हैं, इसकी एक अपनी गवर्नमेंट है, इसकी एक अपनी सॉवरेनिटी है, इसके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। देखिए, चीज़ें ख़राब इस क्यों होती हैं? चीज़ें ख़राब इसलिए होती हैं कि उन्हें ठीक कर लिया जाए। तो डेफिनेटली ये ख़राबी जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक हो जाती है। रिलेशन इसका मतलब बेहतर हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के, कैसे हो सकते हैं? देखिए, पता क्या, कब तक होंगे, मतलब एक आपकी ओपिनियन ले रहा हूँ, डेफिनेटली ये तो नहीं है कि आप। अब मैं बताता हूँ,
ये सुन लीजिएगा बात। ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री में ना देव जॉन स्कल्बी एक यूनानी फिलोसफर थे, वो पहला बंदा था जिसने अपने आप को आलमगीर शहरी कहा, ठीक है। ग्लोबल सिटीज़न। ठीक है, तो वो जो ग्लोबलाइजेशन की बात थी सबसे पहले यूनान में हुई क़ब्ल अज़ मसीह, तकरीबन 470 क़ब्ल अज़ मसीह में। अब किसी इंसान ने सोचा कि इंसानों को इकट्ठे होना चाहिए ज़मीन पे। ऐसे ही है। आज 2400 साल 2500 साल बाद हम जिस दुनिया में बैठे हुए हैं, ये ग्लोबल दुनिया है। ये जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसने दुनिया को ग्लोबलाइज कर दिया है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकी, दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकी, दुनिया का कोई जंगजू नहीं कर सका, दुनिया का कोई मजहब नहीं कर सका। ठीक है। आज इसकी बदौलत इंसान इंसान के करीब आ रहा है और मज़ीद आएगा अभी। ठीक है। आज आप ब्राज़ील में दोस्ती कर सकते हैं, आज आप चिली में दोस्ती कर सकते हैं, आज आप चाइना में दोस्ती कर सकते हैं, आप आज गल्फ़ में दोस्ती कर सकते हैं। आपको ज़ुबान का भी प्रॉब्लम नहीं है अब तो। बिल्कुल, ये तो ट्रांसलेटर मौजूद है, जो उसने लिखा है करें वो आपकी लैंग्वेज में कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, इन्होंने दुनिया को ग्लोबलाइज कर दिया है। अब इस ग्लोबल दुनिया में आप तन्हा बदमाशी नहीं कर सकते, आपको कोई अलाउ नहीं करेगा, आपको कोई करने नहीं देगा। आप अगर चाहेंगे कि हम किसी को बर्बाद कर दें तो ना आपको कोई इजाज़त देगा और ना हमारे किसी मुखालिफ को ये इजाज़त मिलेगी। ये हमारा जोग्राफिया है, ठीक है। हम इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, जान लेने के लिए भी तैयार हैं। हम इसके तकद्दुस पे, इसकी अज़मत पे और अपने खेतों की, अपने गोदामों की, अपने बच्चों की, अपनी औरतों की हिफाजत करने का हौसला भी रखते हैं और जुर्रत भी रखते हैं, और ये हमारा हक भी है। जबरदस्त, ठीक है। मतलब तो हमें किसी की ज़मीन छीनने का शौक़ नहीं, हमें किसी की ज़मीन छीनने का शौक़ नहीं है। हमें तो अपनी ज़मीन पे मिलों की हाजत है, इस पर मिलें लगाओ। हमने किसी की ज़मीन छीन के क्या करनी है? हमें रोज़गार दो, यहाँ पे हमारे बच्चों को बेहतरीन तालीम दो, उन्हें हेल्थ दो। लेकिन तालीम और हेल्थ से ज़्यादा तो बजट हमारा डिफेंस पे लग रहा है। एक साइड पे जो एक दानिशवर हैं जो थोड़ी सोच रखते हैं, वो कहते हैं अब जंग होगी नहीं, अब तो ये जो है वो अब टेक्नोलॉजी की वार है, इकॉनमी की वार है। लेकिन आज भी हम अपना जो ज़्यादा बजट है वो अब बॉर्डर पे लगा रहे हैं, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स की बजाय। वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो आज हालात हैं 9 मई से पहले भी ऐसे नहीं थे, अच्छा, ठीक है ना, तो आज काफ़ी कुछ बदल गया है, ठीक हो गया। और हमें उम्मीद है जब पाकिस्तान आर्मी ने कहा, अब ये देखें ना, ये होती है किसी को प्रवोक करना, मुश्तिल करना। जब साबिक आर्मी चीफ ने, बाजवा साहब ने कहा कि फ़ौज ने यह तय कर लिया है कि वह सियासत में मदाखलत नहीं करेगी, तो ये इमरान खान था जो उसे बार बार कह रहा था कि भाई आप आके तो मेरे लिए वो सब कुछ करें जो आपने 2018 में किया। इसलिए पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान है तो इस पाकिस्तान में मुसलमान भी है, इसमें हिंदू भी है, इसमें सिख भी है, इसमें क्रिश्चियन भी है, और ये सब इंसान हैं। और कुरान का आगाज़ यही है कि वो सारे जहानों का रब है, और रसूलुल्लाह के बारे में है कि वो सारे जहानों के लिए रहमत है, जबकि उनकी उम्मत जो है वो सब के लिए ज़हमत बनती जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। मैं कहता हूँ शोएब चौधरी ने आज ऐसा बंदा पकड़ा है जिसने सबकी वाट लगा डाली। हाय हाय, बंदे नहीं। उस भाई ने शुरू से ही बोल दिया था, एक जो है ना पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज का मतलब क्या है? जानकारी, किसी चीज को जानना और जानकर उसके ऊपर बोलना ना बोलना, वो जाहिलियत है, वो डर है। बंदा के पास नॉलेज है और डर भी नहीं है, बोल रहा है, धकाधक बोल रहा है, बोल रहा है, कहता है डर तो इसको आ जाना था, थोड़ा सा फ्लो में आगे नहीं बह गए। नहीं पता क्या, एक हाथ साथ को ले डूबे, कहते हैं थोड़ा सा फ्लो में बैठते ना आगे। पहले हालात और अलग थे, अब जो 9 मई के बाद जो हालात जो है ना अलग है। पता चला तब। तो कहीं ना कहीं डर भाई यहाँ पर भी दिखता है कि क्या बिला वजह कोई उठा ठोक ले। वो जो मिसाल दी है कि एक स्कूल में छोटे से बच्चे को पढ़ा रहा था, तो वो बता रहे थे कि हजरत ईसा को जिंदा ही उठा लिया गया था।
तो कह रहे थे कि वो कोई पाकिस्तान में पैदा, जहाँ पर जिंदगी को उठा लेते, तो मतलब ये कि उठा लेते हैं। सही बात है। बस साला तुम जिंदा हो। हम जिंदा नहीं, इसी वजह से हमको उठाया भी नहीं भाई, हम तो जिंदा है, नहीं। क्योंकि हमने वो कौमी तराने बड़े छोटे स्कूल में जब थे, बचपन में पढ़े हैं। जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान है, हाँ। उस वक्त जोश आता था 14 अगस्त जब। और जो बोलते थे कि अल्लाह के नूर से बना है, इसका कोई तोड़ ही नहीं सकता। यकूब भी बोलता था, कहता ये कलमे के नाम पे बना है, इसको कोई तोड़ नहीं वो सकता। तो ये भाई साहब भी कह रहे थे। सही बात है, इस मुल्क का पढ़ा है भाई साहब, बोला पढ़ा है। मैंने उसको बोला था, मैंने बोला था भाई साहब बांग्लादेश क्यों टूट गया, उसका भी सोचो। कहता वो तो हमसे दूर था, मैं कहा था तो पाकिस्तान ही ना। अच्छा, अब नजदीक वालों को तोड़ना चाहता हाँ, तो नजदीक वाले वो देखा जाए तो भाई साहब पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो है तो बहुत बढ़िया। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कारोबार कर सकते हैं। पूरे वो इंडिया से कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, चाइना से कमा सकते हैं, रास्ता सिर्फ दे के। तो ये तो भाई साहब, लेकिन जिद और अकड़ में, लड़ाई झगड़ों में, अकड़ में, शुक्र है इसमें भाई साहब ने कश्मीर का मुद्दा टच नहीं किया है जी। बोला तो है, गोल कर दिया ना, इसलिए किया है गोल कि भाई कर हमें दिया जमीनें छीनने की जरूरत नहीं है। तो कर क्या रहे हैं? और हमारी तो अच्छा, जरूरत नहीं है लेकिन कर भी वही रहे हैं। जरूरत नहीं है कुछ छीने भी बताएं, एक बंदा भी अब लेके बताएं इंडिया से देता है तुम। कोशिश तो वही है हर प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सामने। तो अभी हाथ से गया भाई साहब। अब तो कहते हैं हमारी पहले की जो मिलें बंद पड़ी है, या इधर जो जमीनें हैं वहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, रोजगार दो। साफ ज़ाहिर है भाई साहब, मुद्दा सीधा सही है। एक तो धर्म को बड़ा पर्सनल लेना चाहिए कि पर्सनल होता है, इसको ना वो ऐसे तमाम लोगों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर बात यह है कि जो अक्सर हम भी बोलते हैं भाई साहब हमारे लिए धर्म सबसे आगे है, लेकिन वो अलग बात है कि भाई धर्म को हम लेकर कोई नहीं चलते, ना ही इतना धर्म को फॉलो करते हैं, ना हमसे कोई 5 टाइम की मुंह से बोल लेना ये नहीं है भी धर्म, भाई साहब धर्म के ऊपर अप्लाई करके अपनी जिंदगी को वो इसलिए क्योंकि भाई साहब देखा जाए तो भाई फिर पता है क्या वजह है? फिर अपनी जो जाती ख्वाहिशें हैं वो दबनी है, वो मरनी है। जो बुराई की तरफ भागते हैं उससे फिर बचना पड़ना है। बोलने में करने में बड़ा फर्क होता है। वही बात है भाई साहब हमें बोलते हैं धर्म हमें सबसे आगे, लेकिन नहीं रख करते अमल नहीं। हाँ, ये है ब्लास्फेमी हो जाए या कोई दूसरे धर्म का डिसरिस्पेक्ट कर दे, उस वक्त हमारी जलती है, फटती है। क्यों तू कौन होता हमारे धर्म पे बात करने वाला? ऐसी उस वक्त बातें करते हैं। लेकिन जो है खुद जो है इन्होंने शराब ये पीते हैं, हराम ये खाते हैं, चोरी डकैती ये करते हैं। वो आज भाई ने जो मिसाल दे दी ना कि मुसलमान का भाई है, थप्पड़ों से हमारे मुंह लाल हो गए। वो जो लड़कियां जो मुसलमान का भाई है, और जो लड़कियां कोठों पे चकलों के ऊपर वो बिठाई होती हैं, उधर जाके सारा कुछ कर लेना। तब भाई नजर ही नहीं आ रहा। क्या बात गहराई वाली कर दी भाई। बहुत जालिम इंसान इधर रहते हैं पाकिस्तान के यहाँ। बांग्लादेश के भी लोग हैं ना, हालांकि दो कौमी नजरिया जो दूसरा है, उन्होंने नून लीग उन्होंने बनाई, करारदाद उन्होंने मजदूर करवाई, और जो पार्टी थी उन्होंने बनाई। पढ़े लिखे लोग वो है। आज भी हम 150 साल सर बोल रहे थे, आज भी हम एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे, तरक्की करने का राह नहीं जा रहे, हमें जाने नहीं दिया जाता। इस्लाम जो है ना कहते हैं कि हमें लोग बोलते हैं मुसलमान पढ़ते हैं भाई साहब, जाने नहीं दिया जाता भाई साहब। कुरान में अगर जो पहले जो आयत नाज़िल हुई थी ना, वो थी इल्म हासिल करो, वो पढ़ाई के ऊपर थी। अब कोई मुसलमान इसको ना समझे तो भाई साहब सबसे बड़ी मिसाल है भाई जंगी कैदी पकड़े गए थे एक जंग में, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो कैदी जो नॉन मुस्लिम है वो मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए, वो फ्री है। बताएं, उनके एजुकेशन के लिए स्टेप थे। एजुकेशन को अगर पढ़ने की बात होती, अगर इस दिन नहीं होती, तो भाई साहब नबी पाक सल्लल्लाहु से बढ़कर कोई और टीचर था? दुनियावी तालीम के लिए उनको बोला गया था। इतनी नबी पाक हमारे पैगंबर ने भी, आखिरी जब पैगंबर, उसने भी भाई साहब दुनियावी तालीम के ऊपर इतना जोर दिया है। सही बात है, बंदे को पढ़ना लिखना आता तो बंदा कुछ करता है। बिल्कुल।
अब कुछ लोग ना समझे और तो ये भी नहीं बोला गया सिर्फ भर्ती जो तलीम हासिल करें, औरतें भी सब उतनी हैं, उनका भी राइट है भाई, सबका राइट है पढ़ना। तो बाकी बात ये है कि भाई ये कंट्री जो है थोड़ा सा अलग ही लेवल पर चल रहा है। लेवल ये है कि हमने तालीम का बजट कम करके डिफेंस का बढ़ा लिया है, यही अलग लेवल चल रहा है। बात तो यही पूरी है। दुनिया में सारे जो हैं वो तालीम का बजट बढ़ाते हैं हर साल, हम डिफेंस का बढ़ाते हैं भाई। तारक भाई बोलते हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, पता नहीं हमें खतरा किससे है? खतरा बहुत रहता इंडिया से खतरा है, अभी वो कश्मीर लेंगे, पाकिस्तान इतना खतरा हमें चाइना, अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश से नहीं, जितना खतरा हमें अपने ही लोगों से है। ये बात भी भाई साहब की बिल्कुल सच है, इसमें भी कोई दोहरी राय नहीं। हाय हाय, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पर जिंदाबाद, बोल रहे असल में वो जो बजट बढ़ा पाकिस्तान रहे हैं, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तू भी बोल दे। जिंदाबाद भाई साहब, पाकिस्तान पूरे जिंदाबाद, तुम लोग पाक फौज के बस रहना। भाई हम तो वहाँ और तक जो ही इधर के जरूर है। गरीब है ना, जो कीड़े मकोड़े बेचारे हैं, उनका कुछ ना कहना। कीड़े मकोड़े सिर्फ वहाँ पाक जाकर फौज एंट्री कहना लेते हैं भाई जिंदाबाद। साहब। ये पूरा पाकिस्तान सिर्फ पाक फौज जिंदाबाद, दूसरे को भाई साहब कोई पता नहीं। दूसरों को जीने का हक ही नहीं है फिर, है बिल्कुल है, तो सब फिर उनको भी बोल दो। लेकिन तरीका कार कोई होता है ना, जो कानून वो बनाया है, दूसरे नंबर पे जिंदाबाद। अच्छा 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 अच्छा। जी दूसरे नंबर पे जिंदाबाद। जो आपकी हिफाजत के लिए शहीद हो रहे हैं वो पहले नंबर पर है। बिल्कुल हमारी हिफाजत कर रहे हैं, इसमें कोई दोहरी राय है। हमें इंडिया से हिंदुओं से नहीं बचा रहे, हिंदू हमें को खा जाएंगे, पी जाएंगे। ये बात है, बात करता है। इस्लाम को खतरा है। हमारा खतरा है, इस्लाम खतरा है। और मजे पाकिस्तान की का बात बताऊं, एक छोटी सी मिनोरिटी को लेकर इस्लाम खतरे में है। उधर पाकिस्तान में उधर से नहीं अच्छा, खतरा है, एक मजे ये की जो बात है। अफगानी है उनसे नहीं तुम्हें खतरा हाँ है, भाई वहाँ साहब, पर भी तो बॉर्डर पर एक मजे की बात है, ईरान के बॉर्डर पे पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में, इंडिया में हिंदू खतरे में। जी वो गरीबी सिस्टम चल रहा है। उधर हाँ, भी कुछ बिल्कुल। लोग कहते हैं ये बात हिंदू उल्टे है। खतरे में, निजाम चल हिंदू रहा है। खतरे में, उधर हिंदू खतरे में, इधर मुसलमान खतरे में। तो अजीबो गरीबी सियासतदान पता नहीं क्या क्या लोगों को चूरन देते हैं। तो ठीक है, बड़ी थी इंटरेस्टिंग वीडियो थे, भाई साहब का नॉलेज बड़ा था और उन्होंने यूरोप की मिसाल दी कि वो उसको धर्म से निकलने में कई सालों लगे और आज वो तरक्की कर गया, लेकिन हम आज भी धर्म में लगे हैं और इंडिया भी धर्म के पीछे ही लगा हुआ है। ऐसी तो बात है। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।